2014 से पहले जो हमारे देश की आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही डवाडोल थी। जो एक आर्थिक अनुशासन, जो एक फिजिकल डिसिप्लिन, इकोनॉमिक डिसिप्लिन हमारे देश में चाहिए था, उसकी कमी थी। और इसका मुख्य कारण था कमजोर नेतृत्व, निर्णय लेने में अक्षम था, जिसकी वजह से हमारा देश 2004 और 14 के बीच में आर्थिक तौर पर जो प्रगति करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद देश को एक सशक्त, दूरदर्शी, निर्णायक, निर्भीक नेतृत्व मिला और जिन्होंने देश हित में कड़े फैसले लेकर आज हमारे देश भारत को दुनिया के चुनिंदा देशों के साथ खड़ा कर दिया। मैं इसलिए कह रहा हूं, जब वो प्रधानमंत्री बने थे सबसे पहले जन धन अकाउंट योजना बुलाई और पूरी दुनिया में और विशेषकर हमारे देश के जो बुद्धिजीवी लोग अपने आप को कहते थे, उनके मन में एक शंका थी कि ये जीरो बैलेंस अकाउंट क्या करेंगे, क्यों खोलें। आज 55,000 करोड़ जीरो बैलेंस अकाउंट के माध्यम से 2014 से लेकर 2025 तक जितनी भी योजनाएं केंद्र सरकार की चली, उनके माध्यम से लाभार्थियों को सीधा लाभ मिला। और मुझे ये आश्चर्य भी हो रहा है कि हमारे पूर्व में रहे वित्त मंत्री श्री पी चिदम्बरम, उन्होंने संसद के अंदर भी और बाहर ये प्रश्न खड़ा किया कि जिस देश में लोग 50% से ऊपर अनपढ़ है, इलिटरेट है, मोबाइल चलाना नहीं जानते, वो कैसे जो है वो डीबीटी के माध्यम से योजनाओं का लाभ लें। और आज आप देखते हैं कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी, मेरी माँ खुद 101 साल की है, वो भी एंड्रॉयड फ़ोन चलाती है, मुझे कॉल करती है। और पूरा देश ही आज आप देखेंगे गली में, मोहल्ले में, शहर में, अगर छोटा छोटा ट्रांजेक्शन भी आपने करनी है, आपने सब्जी वाले को भी 20 रुपये की, 25 रुपये की, 50 रुपये की, 100 रुपये की ट्रांजेक्शन करनी हो तो आप प्रश्न करते हैं, बहुत से लोगों को आप सुनते हैं कि क्या यूपीआई है, स्कैनर है। और आज पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन किसी देश में हो रही है तो वो हमारे देश। ये बहुत बड़ा बदलाव है। और इस डिजिटल ट्रांजैक्शन की वजह से सिस्टम में, जो गवर्नमेंट सिस्टम उसमें एक ट्रांसपेरेंसी आई। क्योंकि पहले जब हमारे पूर्व में रहे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ये कहा करते थे, आप लोग भी मीडिया के माध्यम से ये न्यूज़पेपर में हम पढ़ते रहे, उनका कहना था कि सरकार ऊपर से 1 रुपया भेजती है और नीचे जो है 15 पैसे पहुँचते हैं, वो 85 पैसे कहाँ गायब हो जाते हैं। आप ये बात तो मानेंगे, जब जन धन अकाउंट खोले उसके पीछे प्रधानमंत्री की मंशा। आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
ये दूसरी योजना 6,000 अकाउंट से सेंट्रल गवर्नमेंट जाता है, लाभार्थी को मिलता है। ऐसे ही सारी योजनाओं का लाभ इन योजनाओं, डीबीटी और डिजिटल ट्रांजैक्शन की वजह से देश आर्थिक तौर पर दिन ब दिन आगे बढ़ता गया और देश को आगे ले जाने का एक रोड मैप प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय किया। कड़े फैसले देश हित में लिए, जिनका परिणाम आज देश, हमारे भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में भी महसूस हो रहा है। आज जब हम ये कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता से लेकर नेता ये कहता है कि 2014 से पहले हम विश्व में 11वीं अर्थव्यवस्था थे और आज हम चौथी बड़ी विश्व की अर्थव्यवस्था बनी। उसके पीछे ये जो योजनाएं, इनका जो क्रियान्वयन है, धरातल पर होना, तो बहुत महत्वपूर्ण योगदान। आज जहां हम फोर्थ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 2014 से पहले आप एक और चीज आप लोग जानते होंगे कि जब भारत विदेशी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे, वर्ल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे आपका वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, यूनिवर्सल बैंक हो, वहाँ लोन लेने के लिए गया था, तो वहाँ लोन सैंक्शन करने की वजह ये बताई कि भारत के पास जो एक सिक्योरिटी के तौर पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चाहिए, वो नहीं थी। लोन रिजेक्शन का ही कारण था। आज जहां मैं आपसे ये साझा कर रहा हूं कि आज हम मोदी जी की जो योजनाएं हैं, उनकी वजह से चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, वहीं ये बताते हुए भी मुझे हर्ष हो रहा है कि आज भारत इन योजनाओं की वजह से आज विश्व का चौथा ऐसा देश बना है जिसके पास सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड और फोर्थ नंबर हमारे इंडिया का है, UK, USA। आज भारत के पास $658 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आज हम देखते हैं इकोनॉमीज वर्ल्ड की, आज की बात कर रहा हूं। अगर आप देखेंगे उन टॉप 10 इकोनॉमी में सबसे बढ़िया कोरोना महामारी होने के बावजूद आज सबसे बढ़िया ग्रोइंग बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था कोई है तो हमारे देश भारत की अर्थव्यवस्था है। आज हमारा जो GDP है, ग्रोथ रेट है, वो 7.8% है पिछले 3 साल। कोई इसकी बराबरी देश नहीं कर पा रहा है। आज भारत कितना आगे निकल गया है। पूरे वर्ल्ड की जो ग्लोबल ग्रोथ रेट है, वर्ल्ड ग्लोबल ग्रोथ रेट में भारत की अकेले जो कंट्रीब्यूशन है वो 15% है और IMF के एक अनुमान के अनुसार 2028 तक अकेले भारत की ग्लोबल ग्रोथ रेट में कंट्रीब्यूशन, वर्ल्ड ग्रोथ रेट में कंट्रीब्यूशन 18% है। ये एक बदलता भारत है, दुनिया के सामने चमकता भारत। 7 या 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की मैंने बात की। आज इन अर्थव्यवस्थाओं में एक बात और अगर आप देखेंगे, आप एक समाज का ऐसा आईना है कि समाज को तो सही और गलत वो आपके माध्यम से जाता रहता है। अगर आप 7 या 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भारत की पूरे विश्व की लेंगे, उसमें आप कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर आप देखेंगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग सबसे अच्छी किसी देश की है तो हमारे देश भारत की है। कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन आप देखेंगे, कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन
और किसी देश की अच्छी है तो हमारे देश की। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, अगर यहाँ मकान हम इंडिया में 50 लाख का बना लेते हैं तो वही मकान जो है वो विदेशों में 5 करोड़ का बनता है। कितना फर्क है। कॉस्ट ऑफ कंजप्शन भी हमारे देश में विश्व के अन्य 10 टॉप इकोनॉमी से बढ़ी है। 2014 से पहले मैंने बैकग्राउंड आपको बताया, फैक्ट फिगर्स के साथ में आपसे बात करूंगा। 2014 से पहले अगर 2013-14 में अगर आप पॉवर्टी रेशियो देखें, गरीबी का पॉवर्टी लाइन जिसकी हम बात करें, तो वो 29.17% भारत में थी। और 2023-24 में ये जो मैं आंकड़े बता रहा हूँ भारत सरकार के UNDP के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के आंकड़े में बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि भारत सरकार है, हम भारत सरकार के नहीं। मैं ये बता रहा हूँ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट कोड, उस रिपोर्ट के मैं आंकड़े बता रहा हूँ। उसके अनुसार 2023-24 में जो अब पॉवर्टी इंडिया में बताई गई है 11.28%। और अभी मई 2025 में इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख प्रकाशित हुआ था और उसमें जो भारत में पॉवर्टी रेशियो बताई गई थी, गरीबी रेखा से नीचे लोग बताए थे 5%। ये मैं आपको बदलाव बता रहा हूँ 10 वर्ष की आर्थिक नीतियों का परिणाम। और इसकी वजह से जो ये डिजिटल ट्रांजैक्शन और जो आर्थिक जो योजना सरकार की है, 24.82 करोड़ लोग, लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर इस 10 वर्ष के कार्यकाल में, मोदी सरकार के कार्यकाल में बाहर निकले। आप पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आए 2014 से पहले अगर देशवासियों की देखेंगे तो उसमें हमारी पर कैपिटा इनकम जो थी वो 86,454 रुपये, 86,454। और आज 2024-25 में हमारे प्रत्येक देशवासी की जो पर कैपिटा इनकम है 2.72 लाख, लगभग 3 लाख, 2.72 लाख। बैंक्स के NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, अगर ये आप 2013 से पहले देखें तो 11%। आज अगर आज की डेट में हम देखेंगे तो 0.6%। एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन, जो हम कहते हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपये की क्या वैल्यू है, एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन जो 2013-14 में 6.3% था, आज वो घटकर 3.1%। फिजिकल डेफिसिट, मैंने कहा ना कि वित्तीय अनुशासन और आर्थिक अनुशासन, मैंने शुरू में कहा फिजिकल डेफिसिट जो 2024-25 में, इससे पहले भी आप देखेंगे चीफ है 2023-24 का 6.6%, उसको कम करके 2024-25 में 5.9% पे लाना। तो छोटी बात नहीं, मैं एज एन इकोनॉमिस्ट इस बात को समझ। 2025-26 में ये 4.9%, इस वजह 4.9%। और आगामी 2025-26 में इसे 4.4% लाने का लक्ष्य वित्त मंत्री ने रखा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं 2013-14 में जहां कैपिटल एक्सपेंशन 16% था, आज हमारा 28% डिस्ट्रीब्यूशन है। इनकम टैक्स एग्जेम्पशन जो 2013-14 में 2 लाख थी, और इस बजट में हम सब ये अनुमान लगा रहे थे, हम लोग ये सोचते थे कि 8 लाख तक हो जाएगा, 10 लाख तक हो जाएगा। ये सभी की जो एम्प्लॉइज वर्ग था उसकी ये कल्पना थी कि 10 लाख तक हो जाए, लेकिन किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ये 12.75 लाख हो। बियॉन्ड द इमेजिनेशन ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज, यूनियंस एंड एम्प्लॉइज। टैक्स पेयर्स जो टैक्स देते थे, मैं विषय पे आ रहा हूं। आप टैक्स पेयर्स जो 2013-14 में 3.80 करोड़ जो टैक्स देते थे पूरे देश में,
आज 6.72 करोड़। और प्रधानमंत्री जी ने इस स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त 2025 जब देश को संबोधन दे रहे थे तो उन्होंने लाल किले पर एक वायदा किया कि इस बार जीएसटी में हम बहुत बड़ी राहत देंगे, आपको एक बहुत बड़ा तोहफा दिवाली आने वाली दिवाली पर देंगे। और वो तोहफा 3 सितंबर 2025 तो जीएसटी काउंसिल की जो 56वीं मीटिंग हुई, निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनकी अध्यक्षता में, उसमें सारे स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर प्रतिनिधि उपस्थित थे। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या हुई कि जो भी फैसला हुआ वो सर्वसम्मति से, सभी स्टेट्स की रजामंदी से। और इसमें जो पहले जीएसटी जब इंप्लीमेंट किया उसमें 4 स्लैब थे, 5%, 12%, 18% और 28%। इन 4 स्लैब को उठाकर 2 स्लैब, अब 2 स्लैब 5% और 18%। ये बहुत बड़ी राहत मैं समझता हूं कि 1.5 अरब जो देशवासी हैं उनको मोदी जी ने दी। 28% जीएसटी जिन उत्पाद पे है वो 90% प्रोडक्ट जो है उनको जो है वो 5% के दायरे में लाया गया और 99% जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है वो 90% प्रोडक्ट जो 12% की जो जीएसटी में लाया गया है, 28% जीएसटी के 90% जो प्रोडक्ट्स हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इन 28% जीएसटी के जो 90% जो प्रोडक्ट्स हैं उनको 12% की जीएसटी में लाया गया। 12% जी। और जो 12% इसमें लाया गया, जो 28% की जीएसटी के 90% प्रोडक्ट, 100% 90% जो प्रोडक्ट जो इस कैटेगरी में आते हैं उनको 12% की जीएसटी 12 पर खत्म 518 बचे। चलो 18 में ले आए। नहीं यस बिल्कुल ठीक हो रहे हैं आप। 28% नहीं, 28% जीएसटी के जो 98 प्रोडक्ट थे उनको जो है वो इसमें 5% की इसमें लाया। और जो 12% वाले जीएसटी के जो पहले के थे वो 99 प्रोडक्ट्स को 5% की इसमें और 0 में लाए। ये अंतर है। और जो जानलेवा बीमारियां के इलाज के लिए जो 31 महत्वपूर्ण दवाइयों को जीएसटी के दायरे से बाहर लाया गया, यानी उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं। और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पादों को जैसे नशे से संबंधित जो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें फैक्ट्रीज जाते हैं उनके 40% के ब्रैकेट्स में जो लग्जूरियस आइटम्स हैं और जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक प्रोडक्ट्स हैं उनको 40% के ब्रैकेट्स में रखा गया है। और रोजमर्रा की जरूरतमंद चीजों जैसे दूध, दही, पनीर, रोटी, इसके लिए जो है वो कोई टैक्स नहीं। अब ये 0 टैक्स। और मैं समझता हूं कि 22 सितंबर 2025 से जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये बहुत बड़ा तोहफा दिवाली जो आने वाला त्योहार है केंद्र सरकार की ओर से 1.5 अरब देशवासियों के लिए होगा। और सभी को जो नई जीएसटी के जो स्लैब है 5% और 18%, इसके अंतर्गत लगभग जो एक मैंने अनुमान लगाया है
एक एनालिसिस के बेस पर 10 से लेकर 30% तक जो है वो कीमतों में रहा है। ये जो 2 स्लैब के अंदर जो है वो 10 से 30% तक जो है वो कीमतें कम होंगी, आपको महसूस भी करेंगे 22 सितंबर के बाद। और इससे आने वाले समय में हमारा इन्फ्लेशन रेट, महंगाई दर कम होगी और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ेगा। जब कीमत कम होती है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ जाता है और सेविंग हमारी इंक्रीज होगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगी और जो हमारी इकोनॉमी है वो और बूस्ट होगी। इससे पहले जो वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स, आप सभी जानते हैं कि यूपीए के दौरान वैल्यू एडेड टैक्स था, लेकिन जो जीएसटी थी वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ही उसको इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इम्प्लीमेंट किसी कारणों से नहीं कर पाए। मैं पॉलिटिकल बात में नहीं फंसना चाहता हूँ, लेकिन इसको जीएसटी को इम्प्लीमेंट किसी ने किया तो मोदी जी ने 2018 में इस देश में इम्प्लीमेंट किया। वैट जब था, जब वैल्यू एडेड टैक्स था, तो हमें किसी प्रोडक्ट के 4-5 बार टैक्स देना, टैक्स के ऊपर टैक्स भरना, और कई जो प्रोडक्ट्स थे उनका तो टैक्स केवल 50% तक चला जाता। वैट जब था, वैल्यू एडेड टैक्स, यूपीए के टाइम में, तो मंथली कलेक्शन जो वैट के माध्यम से देश को होती थी वो लगभग 62,000 करोड़ थी मंथली, और ईयरली जो कलेक्शन थी वो 7.5 लाख करोड़ देश को। अब जीएसटी जब से इंप्लीमेंट हुआ, जीएसटी की जो मंथली कलेक्शन है आज की डेट में वो 2 लाख से ऊपर है, 2 लाख करोड़ से ऊपर, और जो ईयरली जो सरकार को आ रहा है 25 लाख करोड़ 2024-25 अधिकारी काम, इससे ऊपर है। आप देखिए कितना बड़ा बदलाव है। जहां इस देश में एक विधान, एक इंसान, एक संविधान को लाने का काम धारा 370 हटाकर काम मोदी सरकार ने किया, हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने किया। और ऐसे ही जो वन नेशन वन इलेक्शन जो देश भर इनके नेतृत्व में आगे बढ़े, और अब वन नेशन वन टैक्स की ओर भी देश जो है वो आगे बढ़ रहा है, जिसके आने से मैं समझता हूं कि जो 2 स्लैब रखे गए हैं, आने वाले समय में वन नेशन वन टैक्स की ओर हम बढ़ेंगे, इसके सकारात्मक परिणाम जो है देश को मिलेंगे। और आने वाले समय में ये जो नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म है, बहुत बड़ी जो राहत है देशवासियों को, आम आदमी को, आम जनमानस को इनके कारण मिलेगी। मैं मोटा अंदाजा लगा रहा था कि हम छोटी गाड़ी से लेकर बड़ी लग्जरियस गाड़ी, अगर आप देखेंगे महिंद्रा जो मेरी जानकारी पूछता है, तो उनका मानना था कि लगभग 40-50 हजार छोटी कार में कीमत खत्म, और बड़ी कार में कोई 5.5-6 लाख के उसमें जो फायदा हुआ, बहुत बड़ी राहत। और जनता को राहत के साथ साथ उद्योग जगत को भी बहुत बड़ी राहत है। एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ी राहत मिलेगी, इनकी लागत घटेगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा। स्वास्थ्य और पोषण पर, स्वास्थ्य सेवाओं पर टैक्स दरें कम होकर स्वस्थ भारत की दिशा में ठोस कदम, ये मैं समझता हूँ जो नया एक रिफॉर्म जीएसटी का है उसको एक बहुत बढ़िया कदम है। और वन नेशन वन टैक्स प्रणाली को ये आगे ले जाएगा, और जो लक्ष्य माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस देश को विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत बनाने का 2047 तक रखा है,
उसके लिए एक कारगर कदम जो है ये साबित होगा। और नेक्स्ट जनरेशन मैं समझता हूँ केवल एक सुधार नहीं बल्कि यह जनता के हित, उद्योग के विकास और भारत की वैश्विक जो प्रतिस्पर्धा है इसको और मजबूत करने वाला मेरा इतना ही निवेदन आपके माध्यम से है कि ये जो जीएसटी की अलग अलग प्रोडक्ट्स की आप जो स्लैब्स और इसकी जो दरें जो रेट्स कम किए गए हैं इसको भी आप जनमानस तक पहुंचाएं, क्योंकि केंद्र सरकार ने बहुत बड़ी राहत पूरे देशवासियों को इससे लाभ होने वाला है। इस विषय पर मैंने आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके ऊपर बात करना थी। अगर आपका कोई प्रश्न है तो मैं बात करूँ। डॉक्टर साहब, जीएसटी के ऊपर आपने बताया कि 2 स्लैब केंद्र सरकार ने खत्म कर दी है, लेकिन जो कंपनियां हैं वो कंज्यूमर को उसका लाभ देना नहीं चाह रही है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ दिन पहले ही सीमेंट उद्योग ने सभी अपने जितने भी डीलर है उनको मैसेज कर दिए हैं कि आने वाले दिनों में सीमेंट 15 रुपए महंगा होगा, जबकि सीमेंट का जो स्लैब है वो 28 से 18 पे पहुंच गया। तो जहां राहत मिलनी चाहिए थी, अब कंपनियों ने इस तरीके का कर दिया कि अब रेट बढ़ेंगे, तो आम आदमी को तो राहत मिलनी, केंद्र तो चाह रही, तो क्या केंद्र इसके खिलाफ रणनीति? बढ़िया प्रश्न आपने ये जो है उठाया। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, कार्यान्वयन है, वो उसमें ही सरकार के इस कदम को रखा जाएगा। और मैं समझता हूँ कि मोदी जी जो भी कदम उठाते हैं उसके लिए आपने जो भी उन्होंने काम किए हैं आप देखेंगे उसके लिए पूरी रणनीति जो है वो सरकार पहले तय करती है। आप 22 सितंबर 2025 आने दीजिए, उसके बाद अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि 1 महीने का इंतजार करिए, क्योंकि जो भी इम्प्लीमेंटेशन होती है उसमें शुरू में थोड़ा टाइम चाहिए। लेकिन मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो भी आपका ये प्रश्न है उसका पूरा समाधान और ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट देश में होगा। डॉक्टर साहब, आपने अभी ये बोला इंश्योरेंस और ड्यूटी सेक्टर पे आपने बोला उसमें तो सेस 0 कर दिया है, आपने नोट किया होगा। जब हम बात करते हैं इनपुट क्रेडिट टैक्स की तो वो तो उन्होंने खत्म ही कर दिया। बल्कि कंपनी से हमारी जब बात हुई, इंश्योरेंस कंपनी से बात हुई, उन्होंने तो बोला कि 18% हम पहले ही लगा चुके थे, तो अब तो वो जो एजेंट्स को हम डिलीवर कर रहे हैं और दूसरे कर रहे हैं वो पैसा तो हमारे को वापस नहीं मिलेगा। तो इंश्योरेंस सेक्टर तो ये बोल रहा है कि बढ़ जाएंगे प्राइसेस, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि किसी पर्टिकुलर जो इंश्योरेंस करता है उसका कोई मतलब, जिस तरह से मैं एज एजेंट इंश्योरेंस कंपनी का हूँ तो मुझे लगता है कि जो मेरे एजेंट के तौर पे मुझे मिलता है तो वहाँ पर हो सकता है कि उनके मन में कोई शंका हो, लेकिन कुल मिला के ये जो जीएसटी काउंसिल के जो रिफॉर्म्स हुए हैं इनके ऊपर बहुत डिबेट्स और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स की बहुत गहन जो है वो चिंतन मंथन हुआ है। उसके बाद जो है ये जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ, और अगर ऐसा होगा तो उसके लिए भी सरकार ने तो नेक्स्ट जो भी इम्प्लीमेंट करते हैं उसके लिए एक समय सीमा देंगे कुछ प्रोडक्ट्स के लिए, और उनको आने वाले समय में उन कमियों को दूर करेंगे। कांग्रेस के बड़े नेताओं का कहना है कि 8 साल की बर्बादी के बाद योगदान दिया है भाजपा ने, और जो नुकसान हुआ है जीएसटी के कारण, महंगाई बढ़ी थी या आम जनता को परेशानी हुई, उसकी भरपाई कौन करेगा? मैं समझा नहीं, कौन सी महंगाई बढ़ी? दूध दही पे जो पहले टैक्स लगा सर, उसके बाद ये स्लैश हो गया, 0 डाउन कर रहे हैं। पहले से जानबूझ के लगाया दिया, लेकिन जिन लोगों ने 18 जो पहुंचा है वो 10% फालतू दिया, उसकी भरपाई कौन करेगा? कहने का मतलब ये है। तो ये प्रश्न है, मैंने शुरू में ही मैंने शुरू में आपको कहा कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग 3 सितंबर 2025 को जीएसटी काउंसिल की जो चेयरपर्सन है फाइनेंस मिनिस्टर, उसकी देखता हूँ उसमें हर एक स्टेट्स के प्रतिनिधि वहाँ उपस्थित थे, पार्टी ए हो बी हो, वहाँ के प्रतिनिधि एज ए फाइनेंस मिनिस्टर या उनका नुमाइंदा, उनकी सर्वसम्मति बनी। और दूसरा, मैंने एक अपने जो आपको संबोधित कर रहा था तो मैंने कहा कि जो जीएसटी के 2 स्लैब इनकी वजह से आपकी जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो बढ़ेगा, आपकी सेविंग बढ़ेगी, आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। जब ये चीज़ें बढ़ेंगी तो आने वाले समय में उस इकॉनमी का जो इनकम है वो बढ़ती है, इसके इम्प्लीकेशन विदिन 6 मंथ आपको देखने को मिलेगा। तो सर देखते हैं, लेकिन फिलहाल जैसे कि
महेशपाल जी ने भी सिमेंट को लेकर सवाल किया। अगर कागज की बात करें हमारा तो ये था कि स्टेशनरी पे टैक्स घटाया गया, देखिए वहीं ऐसे- कागज पे टैक्स बढ़ा दिया गया, बात तो एक- नहीं पहुंच एक गई। मिनट, इनका प्रश्न जायज है, मैंने आपको कह दिया, अभी इम्प्लीमेंट तो हुआ नहीं। तो कंपनियों के फोन जैसे जब जब कोई अच्छी चीज आती है, सुनिए, जब कोई अच्छी चीज आती है तो उसके पहले ही लोग जो ना अपनी भावना, जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा, मैंने कहा 1 महीना वेट कर, तो डॉक्टर साहब क्या एक महीना मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर ही होने बाद एक इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद 1 महीना वेट करिए, उसके बाद इसकी एप्लीकेशन करिए। मैं फिर भी आपके बीच में आपका रहूंगा, आप मुझे फिर भी पूछेंगे। और मैंने कहा एक ये भी है कि जिस प्रोडक्ट में या जैसे इंश्योरेंस का आपने एग्जाम्पल दिया, उसमें ऐसा होगा तो हम लोग सरकारी नुमाइंदे, आपके नुमाइंदे होने के नाते इस बात को रखेंगे और उसमें सुधार की गुंजाइश है। डॉक्टर साहब, एक सेस की जो बात कर रहे थे, जैसे बेवरेजेस में था और इन्होंने ब्यूटी पार्लर में बोला या दूसरे प्रोडक्ट्स में, उसमें सेस खत्म कर दिया। अब जब सेस खत्म हो गया तो इकोनॉमी के तौर पे आप ये बात को कैलकुलेट करें कि जो टैक्स में सेस ऑलरेडी पे कर चुका है इनकम को, जो दुकानदार है या छोटा उद्यमी है, उसका वो तो रिफंड होगा नहीं, तो उसको तो सीधा नुकसान है। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसे है, कोई भी चीज जब इन लमसम मैक्रो लेवल पर इम्प्लीमेंट, तो मैक्रो लेवल पर ज्यादातर ये देखा जाता है कि मेजोरिटी जो है कहाँ बेनिफिट हो रहा है, मेजोरिटी बेनिफिट कहाँ जा रहा है, उसके ऊपर डिसीजन लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि इसमें जो आपको सेस का इंडिविजुअल, अगर किसी को सेस से हानि हो रही है या किसी को स्टेट ये सोचता है कि इससे जो है ना हमारे जो टैक्स हमारे को 500, 700, 1000, लेकिन आप देखेंगे कि 1 महीने के बाद या 6 महीने, साल के बाद जो है वही प्रदेश व्यक्ति कहेगा कि हमारी इनकम यहाँ से इस डॉक्टर साहब मेरा क्वेश्चन है, हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है लेकिन डॉलर को हम कम्पीट नहीं कर पा रहे, डॉलर तो बढ़ेगा उसके के मुकाबले। तो आप एज इकोनॉमिस्ट क्या करेंगे? देखिए ऐसे है, डॉलर इंटरनेशनल मार्केट में जो गोल्ड एक्सचेंज मार्केट है उसमें डिटर्मिन, अब जैसे भारत का जो रुपए है, जो इंटरनेशनल मार्केट है, जैसे हमारी एक्सचेंज मार्केट स्टॉक एक्सचेंज है, उसका मिनट टू मिनट 1-1 घंटे में बदलता रहता है। तो ये डिपेंड करता है कि जिस तरह से दूसरी एक्टिविटी आगे एक्टिविटी होती है, उस पर। सर, आपने जनधन खातों की बात की तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर पिछले दिनों सोलन भी आए हुए थे, तो उनका कहना था कि देश भर में 55 करोड़ के आसपास जनधन खाते हैं और 11 करोड़ उसमें से जो खाते हैं उन्होंने KYC नहीं की है। उन्होंने चिंता भी व्यक्त की है। तो इससे लग रहा है कि जनधन खाते एक बार खोल दिए गए, उसके बाद लोगों ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं। देखिए ऐसे है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे को मैसेज है बैंक से कि आपकी KYC नहीं हुई, मुझे टाइम नहीं सुनिए, मैं अपना एग्जाम्पल, ऐसे बहुत से यहाँ भी होंगे 2-4 KYC। आजकल बैंक में भी कई तरह के फ्रॉड करते हैं, आपको मैसेज आता है ये लिंक दबाइए, आपकी KYC नहीं होगी, ये दबाइए, एक है, उससे धोखाधड़ी होती है। ये बड़ा ध्यानपूर्वक करना पड़ता है। और आप ये तो मान रहे हैं कि 55 करोड़ में से 11 करोड़ के नहीं हुए। जो देश जिसको ये कहते थे कि स्पेरों का देश है, जिसको पता ही नहीं है, वो अगर 11 करोड़ है तो मुझे लगता है KYC नहीं हुआ, अकाउंट तो उसके माध्यम से बेनिफिट तो मिल ही रहा है, KYC तो हो जाएगी, कोई बात नहीं। वो तो आधार भी हमारा चेंज हो ही रहा है, डे टू डे अपडेट तो सही है, तो वो चीजें जो है अपडेट जो है टाइम टू टाइम हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, किसी कोई अनपढ़ है बुजुर्ग तो अपना बेटा या कोई अपना पोता या कोई अपना संबंधी उसी को देगा, बैंक में उसी को भेजेगा, ऐसा तो भेजेगा, कब टाइम लगता है। इस वजह से आंकड़े जो है वो आते हैं। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि गरीबी दर जो है 29% से घटकर 11.28 पे है। अभी भी केंद्र सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है। इस गणित को जरा समझा दीजिए। देखिए ऐसे है, समझ में नहीं आ रहा। नहीं, ये गणित आपको जब कोरोना था, उस दौरान तो समझ में आया, लेकिन अभी ये उस दौरान ही 80 को दे रहे हैं, उस दौरान ही दिया गया। नहीं अभी दे रहे हैं 80 करोड़ 80 करोड़ 35 दर आपको दे रहे हैं। गरीबी दर कैसे घटी? 29 तक देंगे। इसका जो मेन कारण है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो डिजिटल जो हमारा ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन योजना को जो लाभ मिला है, जिसको लाभ मिलना चाहिए डायरेक्टली उसको मिल रहा है। आप देखेंगे पहले मनरेगा था, ठीक है, मनरेगा था ना, मनरेगा में क्या होता है, अभी भी मैं नहीं बोलता हूँ, अभी एक्सेप्शन है, अभी भी एक्सेप्शन है, लेकिन 90% करेक्शन है।
90% करेक्शन है। अच्छा ठीक है। जो पहले, अब मैं मीडिया के माध्यम से नहीं बोल सकता हूँ, अनऑफिशियली आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है? अभी तो प्रेस तो कॉन्फ्रेंस ये जब आपको डायरेक्ट लाभ ही नहीं मिल रहा है, जब आपके पूर्व में रहे प्रधानमंत्री ये मानते थे कि मैं ऊपर से 1 रुपया भेजता हूँ, 15 पैसे